हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता मौर्य कोचिंग क्लासेस। आपके साथ मैं हूं अमृता। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में चैप्टर सेकंड यानी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को शुरू किया था और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि इस पृथ्वी पे बहुत सारे जीव जंतु, बहुत तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और इनका हमारी लाइफ में और इस एनवायरनमेंट में, इस प्रकृति में कितना बड़ा योगदान है, कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत हम उन सारे रीजंस को जानकर करेंगे जिनकी वजह से इस एनवायरनमेंट में मौजूद पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं यानी कि जो फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जब हम नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से इन वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का डिप्लेशन हो रहा है, तो उसमें सबसे पहला आता है दैट इज ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी कि जब हमारे देश पे ब्रिटिश राज कर रहे थे तब बहुत पेड़ पौधे काटे गए, कभी रेलवेज लाइन को बढ़ाने के लिए, कभी खेती के लिए और बहुत सारे ऐसे कमर्शियल काम के लिए जो उस टाइम हो रहे थे। और जैसे जैसे पेड़ काटे गए, इसके साथ साथ उन पेड़ पौधों के जंगल में रहने वाले बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी थे जो इस नेचर से विलुप्त हो गए। यानी कि उस दौरान इस देश को फॉरेस्ट्री के मामले में बहुत हानि हुई क्योंकि बहुत सारे पेड़ काटे गए। ना सिर्फ कॉलोनियल पीरियड में, यानी कि ना सिर्फ जब हमारे देश पे किसी और का राज्य था, उसके बाद भी, ठीक है, उसके बाद भी हमने लगातार पेड़ पौधों को काटते ही हम आए हैं, चाहे वो रिवर वैलीज प्रोजेक्ट हो या फिर माइनिंग के लिए। यानी कि बहुत सारे घाटीय परियोजनाएं के लिए हम डैम्स जो बनाते हैं उन सब के नाम पे हमने बहुत पेड़ काटे हैं। और सबसे बड़ा जो है वो है माइनिंग, यानी कि बहुत सारे मेटल्स को निकालने के लिए जो रिसोर्सेज जो इस मिट्टी में पाए जाते हैं उन्हें निकालने के लिए हमने बहुत सारे पेड़ काटे हैं। और पेड़ काटने के साथ साथ उनमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं को भी इससे बहुत हानि पहुंची है। फ्रेंड्स, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे ये जो फील्ड है वो पेड़ बहुत कम हो गए हैं क्योंकि इसे क्लियर किया गया है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, हमने एग्रीकल्चर के लिए इसका यूज़ किया है और यहाँ पर पेड़ों को ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि पेड़ों को काटकर उन्हें बेच दिया गया है। फ्रेंड्स, हमने ऊपर जितने भी रीजन की बात की उनके साथ साथ दो और इम्पॉर्टेंट रीजन है, दैट इज ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। इसका मतलब ये है कि प्लांट को पशुओं को खिलाने के लिए यूज़ करना। ठीक है, बहुत सारे स्पेशली गांव वाले इलाकों में पशुओं को चराने के लिए फील्ड्स में ले जाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लांट ख़त्म हो जाते हैं। रूरल एरियाज़ में लोग खाना बनाने के लिए जो ईंधन यानी कि जो फ्यूल का यूज़ करते हैं वो फॉरेस्ट से ले आते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ियों का यूज़ करते हैं वो, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं कि पेड़ों को काट देते हैं और फिर उन्हें सुखाने के लिए रखते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं। तो ये भी उन रूरल एरियाज़ में बहुत बड़ा कारण है कि पेड़ों को काट दिया जाता है ईंधन बनाने के लिए। फ्रेंड्स, हमने ऊपर जितने भी रीजंस की बात की, इसके साथ साथ और तरह के भी रीजंस हैं, जैसे कि जानवरों का शिकार करना उन्हें बेचने के लिए, और उन्हें बेचने के लिए या फिर उनसे मिलने वाले चीज़ों को, जैसे कि हम टाइगर्स को देखते हैं। टाइगर आपको पता होगा, एलिफेंट पता होगा, एलिफेंट के जो दांत होते हैं उसे बेच दिया जाता है। सो शिकार करना भी इन सारे रीजंस में कहीं ना कहीं शामिल है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने ऊपर आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये पेड़ पौधे और जीव जंतु लगातार इस प्रकृति से कम होते जा रहे हैं। और इनकी कम होने की वजह से सिर्फ यही नहीं कि एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया है, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स भी खड़े हो गए हैं। जैसे कि उन फैमिलीज़ के लिए, जैसे कि हम देखते हैं आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं वो स्पेशली डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट से, और जैसे जैसे ये पेड़ ख़त्म होते जाएंगे उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, उन्हें अपने खाने के इंतज़ाम के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। और इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ साथ बहुत सारे नेचुरल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, जैसे कि अगर जैसे पेड़ काट दिया जाता है तो बाढ़ की स्थिति हो जाती है। इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें इन पेड़ों और जीव जंतुओं का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। So, conservation preserve genetic diversity of the plants and animal for better growth। यानी कि संरक्षण की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स के बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाया जाता है, जिसकी वजह से इन प्लांट
और इन जीव जंतुओं का अच्छे से अच्छा विकास हो सके। ठीक है, इट प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, सॉइल, वाटर एंड एयर। ये ना सिर्फ इस इन्वायरमेंट में होने वाले इम्बैलेंस को रोकता है, ठीक है, इम्बैलेंस को रोकता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बढ़ाता है, पर जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, यानी कि वाटर और एयर जैसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें भी बचाता है। फ्रेंड्स, हमने ऊपर कंजर्वेशन की बात की, सो इसके लिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 was implemented with the various provision for protecting habitats। यानी कि कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में लाया गया था, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज हैं उन्हें बचाने के लिए लाया गया था। और इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि उन सारे स्पीसीज को बचाया जा सके जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आती हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो जिनकी संख्या इस इन्वायरमेंट में कम होती जा रही है, और अगर उन्हें रोका, उन नेगेटिव फैक्टर्स को नहीं रोका गया जो उन्हें परेशान करती हैं, तो बहुत जल्द वो इस इन्वायरमेंट से विलुप्त हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। सो इस एक्ट का मेन मोटिव ये था कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, और इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, जैसे कि पोचिंग को रोक दिया गया, यानी कि इन जानवरों को मारने का जो सिलसिला चल रहा था उसे रोक दिया गया, उनका बेचना रोका गया। बहुत सारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज बनाए गए ताकि जहाँ पर इनका रख रखाव अच्छे से हो सके और इनकी संख्या में सुधार हो। हमने ऊपर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जिक्र किया और देखा कि कैसे वो एक्ट बनाया गया था वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, उनका बचाव करने के लिए। सो उसके बाद उसी की तरह एक प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए बनाया गया था। द टाइगर प्रोजेक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1973। The major threats to their population are numerous, such as poaching for trade, shrinking habitats, and depletion prey-based animals। यानी ये जो टाइगर प्रोजेक्ट था वो 1973 में लाया गया, और इन जो बाघ हैं इनके लिए सबसे बड़ा जो खतरा था इनकी संख्या का वो ये था कि इन्हें मार दिया जाता था। ठीक है, बेचने के लिए इनको, मतलब इनका शिकार कर लिया जाता था इनके स्किन के लिए और बहुत सारे सीड प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, और डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस्ड एनिमल, और जैसे कि हमें पता है शेर शिकार करके खाता है, सो उन सब चीज़ों की कमी की वजह से इनकी संख्या कम हुई। और साथ ही साथ श्रिंकिंग हैबिटेट्स, यानी कि जंगलों की संख्या, जैसे जैसे हम जंगल काटते गए इनकी संख्या भी ऑटोमेटिकली कम होती गई। सो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से इस टाइगर प्रोजेक्ट को लाया गया था। दिस प्रोजेक्ट हैड गॉट पॉपुलर इन वर्ल्ड। इस जो प्रोजेक्ट था, यानी कि जो ये टाइगर प्रोजेक्ट था, बहुत पॉपुलर हुआ वर्ल्ड में, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट इंडिया में देखा गया। लेकिन 1993 के बाद ये जो बाघों की जो संख्या थी वो कम हो गई। आज के इस वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस लास्ट एक बचा है, दैट इज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स को भी पढ़ेंगे जो इन वाइल्ड लाइफ और रिसोर्सेज को बचाने के लिए की गई। सो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।